नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। सीधा आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से ही इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर श्रीनगर में आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। नवाकदल के बुलबुल लंगर इलाके में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है। शेख मीरा के रूप में इस मृतक की यहां पर पहचान हुई है और एचएचएमएस अस्पताल के अंदर जख्मों के ताप ना सहते हुए इस युवक ने दम तोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। और जाहिर तरीके से आप ये देखिए कि आतंकवादियों की तरफ से किस तरह से एक और घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। नवाकदल के बुलबुल लंगर इलाके में आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। शेख मीरा के रूप में इस मृतक की पहचान हुई है, जिसका अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था, लेकिन जख्मों के ताप ना सहते हुए इसने दम तोड़ दिया है। एसएचएमएस अस्पताल के अंदर इलाज जो है वो चल रहा था, लेकिन लगातार आप देखिए युवक की मौत वहां पर हो गई है। आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम यहां पर दिया है। आतंकियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है, और किस कारण की वजह से यहां पर यह हत्या हुई है ये जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि क्या वहां पर मुठभेड़ चल रही थी या फिर किन परिस्थितियों के कारण युवक को गोली लगी है। श्रीनगर में आतंकियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। नवाकदल के बुलबुल लंगर इलाके में आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, और शेखपुरा के रूप में इस पूरे युवक की जो पहचान है वो देखने को मिल रही है। शेख मीरा नाम है, और एसएचएमएस अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था, जहां पर जख्मों के ताप ना सहते हुए इस युवक ने दम तोड़ दिया है। अपडेट के लिए हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, युवक की हत्या यहां पर आतंकियों की तरफ से कर दी गई। देखिए, पुलिस ने अपना प्रेस रिलीज जारी से गैंग वॉर पर देखा गया और झड़पें इसमें मृतक का कोई देना नहीं जारी किया है, जिसके बाद बुलबुल लंगर नवाकदल के करीब जिस मीरान अली 25 वर्ष पुलिस ने अपना प्रेस जारी किया और बताया कि ये आपस में लोगों की लड़ाई झगड़े हुए और जिसके बाद गोली चली, और गोली चलाने के बाद वो लोग जो है फरार हो चुके हैं। हालांकि कुछ देर तक तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया था, और नवाकदल और सफाकदल के आसपास के इलाके में नाका चेकिंग भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने बताया कि ये आपस में लड़ाई झगड़े का वाकया है, उसके बाद इस युवक की हत्या कर दी है। कई निजी मामला को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा था, जिसके बाद इस मामले ने अब दूसरी करवट ले ली। क्या क्राइम सिटी पुलिस श्रीनगर में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मामूली से वाकयात को लेकर गोलियां चलेंगी, मारा डाला जाएगा किसी शख्स को, और आखिर जो हथियारबंद लोग थे वो किस तरह से आए थे, कहां से थे, कौन से। हमें पुलिस ने बताया कि यह मामला मिशन से रिलेटेड उतना नहीं है जितना इसको गैंग वार के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक नई रिवायत शुरू हुई। आपको याद होगा कि इससे कबल भी नवाकदल के करीब एक मोबाइल शॉप पर एक जवान की इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने भी उस मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सफाकदल नवाकदल आसपास के इलाके में इस वाक़े के बाद लोगों की बड़ी तादाद मकतूल के घर जाने लगी है, और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर किस मसले की बुनियाद पर लड़ाई झगड़ा हुआ और जिसमें। तो जमुल, ये बताइए कि ये क्या पूरा मामला यहाँ पर आपसी रंजिश का था, या किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, पुलिस ने ही अपडेट कर दिया कि इस वाकये में जो है आपस में कुछ नोकझोंक हुई है, कुछ मामला को लेकर, कुछ ड्रम्स को लेकर आपस में कुछ मामला चल रहे थे लड़कों के, जिसके बाद 11:30 बजे गोली चली, आवाजें चली, और उसके बाद इस युवक को मारा गया। उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसे ब्रॉड डेथ करार दिया गया। यानी ये जो सिटी का सोशल पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग है, उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये हमला हुआ है, किससे हुआ है, अगर हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो हथियार को किस तरह से लाया गया था, किनके पास था। लिहाजा आज ये जो वाकया पेश आया मीरान अली पठान का 25 वर्ष का नौजवान जो मारा गया है, उसमें पुलिस ने अपने तहकीकात में मजीद तेजी लाई हुई है। पुलिस अब क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? पुलिस ने अभी तक 100 एफआईआर दर्ज की है, और जो गिरफ्तार जो लोग इसमें मुलविस होंगे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और कितने लोग इस वाकये में मुलविस थे, इसको अब क्राइम के तौर पर भी देखा जा सकता है, और आपसी लड़ाई झगड़े नोकझोंक के तौर पर भी देखा जा सकता है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, और जिस जगह पर ये वाकया हुआ है अमूमन उसके बाद फॉरेंसिक लैब का टीम आता है, और उसके बाद शाहिद जो आई विटनेस होते हैं उनके बयान जमा किए जाते हैं। उसके बाद सैंपलिंग वगैरह की जाती है, जो ब्लड लॉस वहां पे हुआ है और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया हो।
अभी ये पुलिस जो है ताकीदात में अभी। चलिए तजम्मुल बनाए रखेंगे आपको अपने साथ फिलहाल अगली खबर के लिए, और आपको बताते चलें कि तजम्मुल ने यहां पर किस तरह से साफ कर दिया है कि ये घटना आपसी रंजिश की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आप देखिए एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। पुलिस पूरी तरह से मामले को खंगालने में लगी हुई है और बहुत ही जल्द गिरफ्तारियां भी कर ली जाएंगी जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से ही देखने को मिल रही है। लगातार सरकारी मुलाजिमों की संपत्तियों को जब्त करने का पूरी तरह से यहां प्रशासन जो है वो हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी मुलाजिमों की संपत्तियों पर अब प्रशासन की नजर है। उपराज्यपाल प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों से यहां संपत्ति का ब्यौरा मांगा है और नौकरी मिलने से अभी तक का यहां पूरा लेखा जोखा देना होगा और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन का कदम अब उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आप देखिए, जिस तरह से पहले भी सरकारी मुलाजिमों पर यहां कार्यवाही अमल में लाई गई थी, लेकिन अब सरकारी मुलाजिमों की संपत्ति पर प्रशासन की नजर जो है वो टिकती हुई नजर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। हर एक मुलाजिम से यहां पर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगने की कोशिश की गई है और नौकरी मिलने से अभी तक का पूरी तरह से लेखा जोखा जो है वो सामने रखना होगा कि आखिर इतनी संपत्ति इतने समय में कैसे बनाई है। इसका पूरी तरह से ब्यौरा यहां पर सरकारी मुलाजिमों को ही देना होगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी तजम्मुल। तो तजम्मुल, जिस तरह से सरकारी मुलाजिमों पर भी एक बार फिर से प्रशासन की नजर जो है वो टिकती हुई नजर आ रही है, अब तो संपत्ति भी खंगाली जा रही है, किस तरह से पूरी कार्यवाही होगी? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ऑर्डरनामा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आज जारी कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने रोज अव्वल से जब से उन्हें सरकारी मुलाजमत मिली है तब से लेकर आज तक और 31 दिसंबर 2021 तक डाटा जमा किया जाता है, जिसमें अब ये देखना होगा कि जिस सरकारी मुलाजिम की अगर किसी मुलाजिम की तनख्वाह 40,000 की तो उससे जो संपत्ति जमा की है वो कई इन-लॉज के पास से तो नहीं आई है। जब लड़कियां ब्याही जाती है कुछ चीजें मामला चलते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में ये मामला बहुत कम चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्टी इन-लॉज के यहाँ से आई है उसका भी एक्सेस किया जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है उसको भी असेसमेंट दिखाया जा सकता है। यानी अब जिस शख्स ने मुलाजमत इख्तियार की है, पहले क्या कहते थे 11, 12, 18 लोग निकाले गए हैं जनाब, इनके ताल्लुकात कुछ और थे, मामला कुछ और थे, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि जो भी मुलाजिम जिस वक्त भी जिस दौर में लगा हो और किसी भी रैंक का ऑफिसर हो, यानी अब ये बात आशा बड़ा जरूरी है। अमूमन जम्मू कश्मीर में या दुनिया भर में कार्रवाई की जाती है तो पटवारी गिरदवार पर ही तलवार लटकती जाती है, टीचर लेक्चरर तक पहुंच जाता है, उसमें रुक जाता है। लेकिन इसमें अब ये होगा कि क्या SSC लेवल के अफसरान जिनका डिप्टी कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, बड़े बड़े अफसर जो है IAS अफसर जम्मू कश्मीर चाहे JK AS के अफसरान हमारे जम्मू कश्मीर चाहे, क्या उन तक भी ये जायदाद जो है इसका ब्यूरो देना होगा या वही पटवारी और उसके बाद टीचर, स्कूली टीचर का फैसला। लेकिन एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर सरकार ने उठाया। क्या लगता है तजम्मुल कि जिस तरह से राज्यपाल सत्यपाल मलिक यहां पर बड़ा खुलासा कर गए थे जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और जाकर जब वो गोवा में विराजमान हुए हैं तो वहां पर बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया था कि भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर चरम पर है और अब LG प्रशासन की तरफ से उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिसमें के ये दो खबरें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप जायदाद जब्त की जाएंगी, सोशल मीडिया अकाउंट सीज किए जाएंगे। एक मुलाजिम ने अपना नाम बदलकर किसी अखबार में वो है, एक मुलाजिम अपना नाम बदलकर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और बाकी जो मीडियम है उसके कहीं न कहीं एंटी नेशनल कुछ चीजें तहरीर करते हैं या किसी शख्स के खिलाफ लिखता है। वो अकाउंट जो है जिनकी वेरिफिकेशन की अभी होना बाकी है वो मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जो डाटा है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके सामने रखा जाएगा, जनाब ये तारीख थी, आप सरकारी मुलाजिम से आपने इस तरह का कहीं न कहीं प्रचार किया है। यानी कुल मिलाकर जब राज्यपाल यहाँ से चले गए थे उन्होंने हुआ तो कहा था। आपको याद होगा कि जब PDP और BJP की हुकूमत थी तो अल्ताफ बुखारी जब मिनिस्टर फाइनेंस हुआ करते थे, RS हुआ करते, उन्होंने कहा था जो भ्रष्टाचार है वो स्टार्ट हो जाता है सिविल सेक्टर से नगर से। जब PDP और BJP की हुकूमत थी उसके बाद नकील करने की कोशिश की गई, म्यूनिसिपलिटी में, बाकी इदारों में, बाकी दफ्तर में। तो क्या लगता है तजम्मुल कि जिस तरह से अब दरबार मूव की प्रथा को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की गई, जो आपने देखा भी कि जम्मू का काम जम्मू के अंदर और कश्मीर का काम कश्मीर के अंदर होगा, इस पर रोक लगाने की कोशिश थी, इसीलिए ये कदम उठाए गए? देखिए, वो भी एक आप बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से जम्मू जाते हैं, जम्मू के लोग यहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस होता है। कश्मीर में कश्मीर का अफसर है वो यहाँ बैठकर काम करे, जम्मू में उससे आसान हो जाता है ये मामला निभाना। जम्मू के अफसर को श्रीनगर में ये मामला निभाने में आसानी हो जाती है। ये दायरा हो सकता है करप्शन रोकने का, लेकिन बड़ी बात है
कि अब यूनियन जो है, सिविल सेक्रेटरी यूनियंस है, ये एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन समिति है, और जो मुलाजमीन का जो इत्तेहाद है, उनके जो यूनियन वो किस तरह का बयान जारी करते हैं, उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन जब गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब भी इस तरह के फैसले आसमा एक टाइम में लगा जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की हुकूमत थी, आसमा एक कानून लाया गया था जिसमें कहा गया था जो सरकार के खिलाफ अपने दिल के खिलाफ काम करेगी उसके खिलाफ तनख्वाह से काट दी जाएगी। उसके बाद एहतजाज हुए, महीनों सब चले और सहम कर रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर सर, और बाद में फैसला जो है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। आज के बाद देखते हैं कि यूनियन का क्या प्रेस रिलीज आ जाएगा, या वो 370 के बाद उन्हें काफी डीएस मिले, हमसे मिले, दरबार मौका भी मिला, बाकी चीजें मिली, या वो चुपचाप इस चीज को भी रोकने के, यानी पूरी तरह से खंगालना बहुत जरूरी रहेगा। खाका तैयार करने की कोशिश है कि अगर आपने ये कवायद यहाँ पर शुरू की है तो जमीनी सतह तक से लेकर आपको ऊपर तक पहुंचना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि तार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि ये आरोप आम लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। तजम्मुल, जो लोग सेक्रेटरीट के अंदर पहुंचते हैं उनकी तरफ से जो कुछ बातें बताई जाती हैं वो जग जाहिर हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ब्यौरा जब ये तैयार किया जाएगा उसमें किस तरह से ये पूरा काम जो है वो होगा? क्या किसी टीम का गठन किया जाएगा कि ये पूरी तरह से खंगालने की कोशिश होगी? काम किस तरह से होगा? 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा, जमा किया जाएगा किस मुलाजिम के पास, जिस तरह से डिलिमिटेशन के लिए अब काम चल रहा है, इसी तरह से एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट के हैं उन पे भी काम चलेगा, और वो देखेंगे 31 दिसंबर तक, इस साल के आखिर तक, कि किस मुलाजिम की संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, उन्होंने कितनी जमा कर रखी है। अगर उनकी तनख्वाह 1 लाख की थी तो 10 लाख का खर्चा बच्चों का बाहर एजुकेशन पे चल रहा है, और जमीन के अंदर बहुत सारे मामला हैं, कश्मीर के अंदर बहुत सारे मामला हैं प्रॉपर्टी खरीदने के। लेकिन ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला जानता है कि उसे हो सकता है मेहनत, मशक्कत और खून की पसीने से जो कमाई की हासिल की गई हो उससे खरीदा होगा। ज्यादा अच्छे लोगों का इसमें ज्यादा ट्रैप बना, लेकिन जो लोग मुश्किलात से इक्तिसादी तौर पर पैसा जमा करने लगे थे और सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद तनख्वाहों का उनका खर्चा तक नहीं हुआ करता है, अकाउंट्स में पैसा जाने के बाद वो शॉर्टकट अपनाए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी। लेकिन तजम्मुल, सरकारी मुलाजिमों के साथ साथ यहाँ पर नेताओं की भी संपत्ति को खंगालना बहुत जरूरी है, उनकी भी संपत्ति का ब्यौरा जुटाना बहुत जरूरी था, जिस पर काम करना अब एलजी प्रशासन को लगता है कि यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या लगता है? स्टेट वाइज होगा। पहले आपने देखा कि 11 से 18 मुलाजमीन को निकाला गया, उसके बाद क्योंकि आर्टिकल 311 प्रैक्टिस में नहीं है, ज्यादा वो कोर्ट खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दूसरा मामला है कि जब आप की बात करते हैं तो वो ओपनली कहते हैं उनके सीबीआई के केसेस बहुत ज्यादा है, उनके खिलाफ विजिलेंस के केसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ तो बड़े अफसरान हैं जिनके विजिलेंस केसेस है, लेकिन वो इस वक्त गवर्नमेंट में बड़े अहम है, हम नाम नहीं लेंगे, बड़े अहम मुद्दों पर है। विजिलेंस, सीबीआई और बाकी एजेंसी जो है के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ, लीडरों के खिलाफ उनके केसेस हैं, केसेस चल रहे हैं, लेकिन केसेस दब जाते हैं और उसके बाद का नतीजा नहीं निकलता। सवाल ही यही रहता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो जमुल, तो उसमें पारदर्शिता होना, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त सरकारी मुलाजिमों पर यहां पर पूरी तरह से नकेल कसने की कोशिश की गई है तो जाहिर तरीके से अब सवाल ये बनता है कि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तजम्मुल। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार पर अब नकेल जो है वो एलजी प्रशासन की तरफ से कसने की कोशिश की गई है। लेकिन देखना यह होगा कि ये किस तरीके से काम होगा, कितनी पारदर्शिता के साथ होगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बताते चले इस वक्त भी बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से ही देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से कश्मीर में पार्टी की धार को और कुंद कर रही यहां पर भाजपा, और साउथ कश्मीर में जनाधार को बढ़ाने में पूरी तरह से भाजपा जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष व अन्य आला नेता अनंतनाग में यहां कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और बैठक में संगठन की भविष्य की योजनाओं पर मंथन हो रहा है। और लगातार आप देखिए साउथ कश्मीर के अंदर किस तरह से जनाधार को बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कश्मीर में पार्टी की धार और कुंभ पर अब पूरी तरह से भाजपा जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष व अन्य आला नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। मीटिंग्स यहां पर हो रही है, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर जब पहले भी राष्ट्रीय सचिव पहुंचे हुए थे
उस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यहां सिक्योरिटी को लेकर रखा गया था। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग यहां पर रखी गई है तो कौन कौन से मुद्दे रखे गए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और जो मुद्दे रखे गए हैं उन पर कितनी सहमति बनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैठक में संगठन की भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन हो रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी, कश्मीर के अंदर आम लोगों के विकास को लेकर किस तरह से काम होगा, ये देखने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि कश्मीर में लगातार साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर जनाधार को बढ़ाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष व अन्य आला नेता अनंतनाग में दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है कि आखिर जमीनी सतह तक क्या कुछ परेशानियां हैं और किन किन परेशानियों को हल करने की जरूरत है, इस पर मंथन किया जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए फिदा हुसैन अनंतनाग से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, जिस तरह से आज मीटिंग रखी गई है, कौन कौन लोग मीटिंग में शामिल हुए हैं और कौन कौन से मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो रही है? अध्यक्ष है रविंद्र रैना मिशन कश्मीर पर 2 दिन से यहाँ पर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में है, जहां पर वो मंथन कर रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और साथ ही साथ जहां उन्होंने कल एक बैठक भी ली पहलगाम में और आज वो अनंतनाग पहुंचे और अनंतनाग पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत जो है उनके यहाँ जो है साथ ही साथ पार्टी के जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है अशोक गोल और बाकी अन्य नेता जो है पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त मंथन जो है वो चल रहा है। फिदा की आवाज क्लैरिटी से नहीं पहुंच पा रही है। फिदा, हम आपको पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जो है वो इस वक्त जो है पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि बूथ लेवल को कैसे मजबूत करना है, कैसे हम कश्मीर घाटी में जो है आने वाले चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेंगे, उसके लिए मंथन जो है वो अभी चल रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि इस वक्त जो पार्टी के अध्यक्ष है वो यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता जी वहां पर पार्टी में कौन कौन से मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, ये भी बताइए। देखिए सबसे बड़ा आशा मुद्दा जो है वो यही है कि पार्टी संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। कश्मीर घाटी में जो हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए उस पर भी मंथन हुआ, ब्लॉक लेवल पे हम कहाँ पे मजबूत है उस पर मंथन की जा रही है, कहाँ पर मजबूती करनी है उस पर मंथन चल रहा है और कहाँ पर पार्टी को और मजबूत करना है उस पर चर्चा की जा रही है और पार्टी कार्यकर्ताओं से ही पूछा जा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर अगर पार्टी को संगठन को मजबूत बनाना है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए पार्टी के जो अध्यक्ष है रविंद्र रैना मिशन कश्मीर पर निकले हैं और इस मिशन कश्मीर में इनको कितनी कामयाबी मिलती है अगर चुनाव होते हैं इसी वर्ष, तो क्या भाजपा यहाँ से खाता खोलने में जो आने वाले चुनाव है असेंबली चुनाव होंगे, कितने दिनों के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रविंद्र रैना? देखिए दौरा जो है ये दक्षिण कश्मीर का जिला अनंतनाग है जहां पर आज इनका दूसरा रोज है और दूसरे दिन भी यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहे हैं। उसके बाद रविंद्र रैना जो है कहीं ना कहीं पर पत्रकारों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखा गया कि इनका भव्य स्वागत किया गया है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन कल भी ये बताइए कि जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव यहाँ पर पहुंचे हुए थे और हर किसी ने सबसे बड़ा मुद्दा सामने रखा था सिक्योरिटी को लेकर, क्या आज भी उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? देखिए इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर किसी भी कार्यकर्ता ने बात नहीं उठाई है, लेकिन यहाँ पर ये बात तो जरूर उठाई गई है कि हमें संगठन को कैसे मजबूत बनाना है और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पर जिस तरह से पार्टी ने जो यहाँ पर मंथन शुरू किया है उससे लगता है कि पार्टी जो है काफी दिलचस्पी ले रही है, काफी ज्यादा जो है वो सोच रही है इस सिलसिले में कि किस तरह से यहाँ पर पार्टी जो है आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश आज सुबह से ही देखने को मिला। जिस तरह से जब रविंद्र रैना पहुंचे, अशोक गोल जी पहुंचे, तो अभी भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जारी है।
चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से भाजपा की तरफ से वहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कवायद जो है वो चलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पूरी तरह से कैसे कवायद वहां पर आगे बढ़ानी है, इसको लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि एक और बड़ी खबर किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कैसे काम कर रहा है, इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। सांबा में एक तीर से दो निशाने साध रहा है स्वास्थ्य विभाग, और वैक्सीनेशन के लिए आने वाले यहां पूरी तरह से पीएम जन आरोग्य योजना सेहत कार्ड यहां पर बनाए जा रहे हैं, और वैक्सीन लगवाने वालों के मौके पर ही ये कार्ड बन रहे हैं, और सांबा में चुनिंदा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही ये सुविधा दी जा रही है। यानी एक और बड़ी सौगात सांबा जिला के लोगों के लिए, क्योंकि जहां पर जिन लोगों के पास पीएम जन आरोग्य योजना सेहत कार्ड नहीं है, उनका उसी वक्त ये सेहत कार्ड यहां पर बनाया जा रहा है जब आप वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर पहुंच रहे हैं। तो चुनिंदा लोगों के अब यहां पर ये कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है वो जिला सांबा के लोगों को मिलने वाली है, और मिल भी रही है। आप देखिए साफ तस्वीरों में लंबी लंबी कतारों में लोग यहां पर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, और सांबा में एक तीर से दो निशाने साध रहा है स्वास्थ्य विभाग। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहां पर सेहत कार्ड लोगों को उसी वक्त बनाकर दिया जा रहा है। चुनिंदा लोगों को यहां पर यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन से यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, क्या फॉर्मेलिटीज वहां पर रखी गई हैं, दस्तावेज कौन से यहां पर इस कार्ड के लिए चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है, और कौन कौन से लोगों को अभी तक इसका लाभ मिल पाया है, और इसका लाभ मिलने के बाद किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सांबा में अब आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से एक तीर से दो निशाने यहां पर साधा हुआ नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों की यहां पीएम जन आरोग्य योजना सेहत कार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आम जनता को यहां पर दोहरा फायदा होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ आपको वैक्सीनेशन का जो एक डोज है, टीका है, वो लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सेहत कार्ड भी उसी वक्त बन रहा है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो सेहत कार्ड बनाया जा रहा है उसके लिए दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये जो प्रोसेस चलाया गया है प्रशासन की ओर से कि जो लोग भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं, और खासतौर पर जो 18 से 44 साल तक का जो तबका है, ये आपको पता ही है कि ये ज्यादा कामकाज करने वाला तबका है, और इसको लेकर वहां पर अभी हमें ये भी नहीं बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर उनको बताया गया कि आप लोग आधार कार्ड अपना साथ रखें और रजिस्ट्रेशन वहां पर आकर करवाएं, और वहां पर रजिस्टर हो जाएं। और खासतौर पर इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम की अगर हम बात करें, तो इसी के तहत आयुष्मान भारत के तहत ये जो कार्ड आपके बनाए जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो लोगों का साफ तौर पर ये हमें रिएक्शन जरूर देखने को मिला है कि यहाँ एक अच्छी बात है कि जब हम वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं तो हमारा जो हेल्थ कार्ड है ये भी बनाया जा रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभी हमें प्रशासन ने नहीं बताया कि क्या कुछ फॉर्मेलिटीज है। लेकिन आधार कार्ड को लेकर ये हमें कहा गया कि आधार कार्ड लेकर आप वहां पर पहुंचे और अपने कुछ फोटोग्राफ वहां पर लाएं, आपको वहां पर मौके पर ही रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ये आप ये कह सकते हैं कि दोहरा फायदा, एक तरफ आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हो, दूसरी तरफ आपका जो हेल्थ कार्ड है वो भी बनाया जा रहा है। कितने लोगों को अभी तक ये कार्ड मिल चुका है? देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस प्रशासन ने चलाया लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, और ये उन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर चलाया जा रहा है। पर यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं वो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। तो काफी रश देखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग वैक्सीनेशन यहाँ पर लगवाने के लिए कतराते हुए नजर आ रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक फायदे की बात जो है वो सामने रखी गई है, ताकि ज्यादा तादाद में आम जनता घरों से बाहर निकले? देखिए, जो हो सकता है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने एक अपनी मानसिकता बना ली कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी ही लगवानी है, जिसको लेकर आपने देखा कि कुछ दिनों पहले लगातार 18 से 44 साल तक के जो लोगों की कैटेगरी है वो साफ तौर पर हमें ये बोलती हुई नजर आई कि हमें वैक्सीनेशन क्यों नहीं लग रही, जबकि पूरे जम्मू खित्ते में लगाई जा रही। सिर्फ सांबा जिला ही एक ऐसा था यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो वहां पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों का जो रश है इसलिए बढ़ रहा है कि अब उन्हें यहाँ पर बैठे बैठे ही आपको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी भी जो है वो मौके पर मिल रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने अगर इस चीज को सुनिश्चित किया है कि हम उनको कार्ड बनाकर देंगे, तो आगे भी इस प्रोसेस को जो है वो सही से चलाना प्रशासन की एक जिम्मेवारी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ये स्कीम अभी चलाई गई है,
तो कहीं बीच में बंद ना हो जाए। ये उन्हीं के कार्ड्स बनाए जा रहे हैं जिनके कार्ड पहले नहीं बन पाए थे, लेकिन अब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर अपना कार्ड बना सकते हैं और आपको लेकिन दोबारा यहाँ पर अगर गोल्ड कार्ड की बात करें करें तो कई लोगों को गोल्ड कार्ड भी दिए गए थे, लेकिन जब उसका फायदा लेने की बात आई थी, जीएमसी से भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था, जो जिला उधमपुर के किसी दूरदराज के इलाके से वो लोग पहुंचे हुए थे। कार्ड तो बनाया गया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। जब नंबर डाला गया था तो उसका फायदा नहीं मिला था। क्या इन लोगों को वो फायदा मिल पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि सांबा जिला में भी कई सारे ऐसे केसेस सामने आए थे जिनका गोल्ड कार्ड बना हुआ था, लेकिन उनका जो फायदा उस कार्ड का उनको नहीं मिला। चाहे वो प्राइवेट अस्पताल की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, लोगों ने कहा कि अगर ये कार्ड बनाया गया तो उसका हमें फायदा मिलना चाहिए, जो इलाज होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं हो पाया। लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोगों का काफी गुस्सा भी था। लेकिन अब प्रशासन अगर ये स्कीम दे रहा है तो प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि जिस भी अस्पताल के साथ एक कार्ड जो है वो अटैच किया जाएगा, उसका उस अस्पताल में उस व्यक्ति का, उस पेशेंट का इलाज होना चाहिए। ये चीजें प्रशासन को सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम तो लॉन्च कर दी, लेकिन इस स्कीम को किस तरह से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये भी प्रशासन को देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कार्ड तो बन जाए लेकिन उसका फायदा लोगों को, क्योंकि योजनाएं तो चलाई जाती है ऋषि, लेकिन योजनाएं और परियोजनाओं का जमीनी सतह तक पहुंचना बहुत जरूरी रहता है और आम लोगों तक इसका लाभ पहुंचना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि योजनाएं तो बहुत चलाई गई हैं, लेकिन फायदा कितनों का मिला है वो जग जाहिर है और सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि जिला सांबा में किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर में ही यहां पर सेहत कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि जो जितने भी कार्ड यहां पर लोगों को दिए जा रहे हैं, इसका फायदा उन लोगों को कितना मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।